हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे। सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेम रिएक्शन जितने हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन पर वीडियो आपको दे दिया गया है और उससे कन्वर्जन और सब तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दें तो आपके पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही माना जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो। यानी जितने हैं सभी 7, 6 और 8 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, लेकिन 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेसन बहुत छोटा है लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे नंबर पर 8 नंबर का आपका बनेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज जितने भी हैं 7, 6 इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स के दृष्टिकोण से भी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए बेटा, सबसे पहले हम बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो देखिए, कहा जाता है कि ये जो है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जो किसको डील्स करता बेटा? विच डील्स रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, एक क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो दो के बिटवीन रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बिटवीन? एक तो केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां पर हम दो प्रोसेस देखेंगे, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की बात करेंगे या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को एक डिफाइन करता है। चलिए, अब यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता बेटा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल क्या है। तो सेल के लिए कहा जाता है कि यह एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है, सेल जो होता है इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, यानी रासायनिक रिएक्शन कराएगा, या रासायनिक से बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बेटा। सेल की अगर हम बात करें तो सेल स्पेशली दो तरह के होते हैं। सेल दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इसका काम होता है, यानी यह एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इसका काम होता है द डिवाइस विच कन्वर्टेड the device which converts chemical energy, या केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा, ये क्या कहना चाहता है? यानी इस सेल का काम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, केमिकल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल यानी केमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसमें गैल्वेनिक सेल वगैरह आ जाते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान दीजिएगा, इसका काम होता है ठीक उल्टा, यानी द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बेटा, ये ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी एक मोटी पॉइंट पर हम बात कर लें। देखिए दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल का जो एनोड है, इसका एनोड बेटा नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करें तो यहां पर ठीक उल्टा होता है। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल while कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरा का डिफरेंस हम देखें तो ये जो होते हैं इनके लिए 2 हाफ सेल की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सिंगल सेल में ही कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करता है। यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक पॉइंट लेकर के इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट मैं लेता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसा कि आपको बताया था कि इस सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगे और केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे होता है। गैल्वेनिक सेल इसका एक एग्जांपल है, हमने गैल्वेनिक सेल को लिया। देखिए इसमें होता क्या है कि एक सेल में, एक हाफ सेल में हमने एनोड को डिप किया। एनोड किसका बना बेटा, जिंक रॉड का बना हुआ है। इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना। यहाँ कापर रॉड को हमने कैथोड के रूप में यूज किया, जिसका टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिंक रॉड अगर है तो जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में उसको डीप करते हैं 1 मोलर। इसी तरीके से कॉपर की रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जली विलयन में डुबो दिया जाता है। बस समझ में आ रही है। देखिए यह भी हाफ सेल है और यह भी क्या कहलाता है, हाफ सेल। ये भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि अभी तक ये रिएक्शन कुछ नहीं करेगा। कंप्लीट सेल कब होगा, तो देखिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आप की को क्या करेंगे, यहां से की को जोड़ दीजिए। जब की को जोड़ेंगे तो एक एक्सटर्नल सर्किट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब तब भी अभी भी वर्क नहीं करेगा। आपको इंटरनल सर्किट यानी साल्ट ब्रिज को भी जोड़ना होगा। साल्ट ब्रिज क्या होता है जान लीजिए। यह बेटा उल्टा यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है। क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है उल्टा। इसमें करते क्या है, यहाँ पर कॉटन या ऊल वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ कॉटन या ऊल से एक प्लग लगा करके इसको ढक देते हैं। इसके अंदर करते क्या है, एक पेस्ट बनाते हैं। एक पेस्ट बनाते हैं। अगर एक एल्गी होती है ना, अगर एक एल्गी होती है उसका पेस्ट बनाते हैं, यानी एक तरीके से कंसंट्रेटेड चटनी बनाते हैं बेटा। ठीक है ना। अब उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। बात आती है कि इनर्ट मतलब क्या होगा। इनर्ट मतलब होता है बेटा कि यहां पर जो आपने सब्सटेंस यूज किया है उनसे रिएक्शन न करें। तो यहां पर इनर्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि पोटेशियम क्लोराइड हर जगह यूज होगा, है ना। लेकिन जहां मरकरी इलेक्ट्रोड्स हो, थैलियम अगर है, सिल्वर है और लेड अगर है, ठीक है ना, तो इनके साथ केसीएल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनको डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि क्या इनके साथ भी केसीएल का यूज करेंगे, नो। इसके अलावा अदरवाइज जितने भी हैं सबके साथ केसीएल आप यूज कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका, सिल्वर थैली में लेड हो गया,
यानी सिल्वर को अगर हम एक थैली में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर है ना, थैली से थैलियम है ना, लेड पीबी और मरकरी हो गया Hg। Hg मतलब हो गया या होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर। अदरवाइज आप पोटेशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर KCl होगा। ग्लास का ट्यूब हो गया। इसका देखिए दो मेन काम होता है। एक तो देखिए एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, साल्ट ब्रिज के दो काम है बेटा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक तो इसका सबसे बड़ा काम होता है बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि यहां पर जिंक आयन जब मेल्ट करके इसमें जाएगा तो पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ेगी, तो नेगेटिव आयन यहाँ भेज देगा। और यहां से जब कॉपर डिपॉजिट होगा इस पर, तो यहाँ कॉपर आयन की डिफिशियंसी आएगी, कमी आएगी। तो उस पॉजिटिव आयन की पूर्ति किससे करेगा बेटा, पोटेशियम आयन को सेंड करके। तो एक तो काम ये करता है। दूसरी बात, जब तक आप इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी ये क्या करता है, टू फॉर्म कंप्लीट सर्किट, टू फॉर्म कंप्लीट सर्किट। इसका मेन काम मतलब है कि कंप्लीट सर्किट का फॉर्मेशन करना। देखिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ एक चीज और कर सकते हैं कि ये लिक्विड जो जंक्शन बनता है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये साल्ट ब्रिज का मेन काम होता है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्क कैसे करता है। जब जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो एनोड पर, यहां पर एनोड पर कुछ रिएक्शन होंगे बेटा। एट एनोड पर क्या होगा, जिंक की रॉड जो होती है वो जिंक की रॉड जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगी, सॉल्यूशन में जाएगी, ठीक है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यानी एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पर यहां प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। वहीं पर कैथोड पर क्या होगा, यहां जो कैथोड आपने यूज किया है एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होता है बेटा, कॉपर की जो रॉड है ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड से लूज होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए कहां पहुंचेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। अब कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहले से ही आप देखेंगे तो क्यूप्रिक आयन जो प्रेजेंस है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेटा, इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन है उसको गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हो गया कि जिंक की रॉड मेल्ट करती है सॉल्यूशन में जिंक आयन के फॉर्म में, जिसकी वजह से इसकी पतली हो जाती है, इसकी रॉड पतली होने लगती है। और ये क्या करता है बेटा, यह इलेक्ट्रॉन को दे करके क्यूप्रिक आयन को अपने ऊपर डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से मोटा हो जाता है। भाई जो जितना खाएगा उतना मोटा होगा, है ना। अब ये बेचारा क्या कर रहा है, ये तो अपने सॉल्यूशन में भेजना शुरू कर दिया, अपने आप को मेल्ट करना शुरू कर दिया है, और ये क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन ये भी बनता है कि कैथोड पर डिपॉजिट होता है, एनोड पर लिबरेट करता है, सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देता है, मुक्त होना शुरू कर देता है। बात समझ में आई। और एक चीज ये भी नोट करना है कि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। एनोड पर ऑलवेज क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एक ट्रिक मैं बता दूं आपको, ट्रिक बता दूं इसको लर्न करने का तरीका। आओ सीआर जयकाल है ना, तो जयकाल की मैं नहीं कर रहा हूं, सीआर यानी आओ, आ से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा,
सी से कैथोड आर पर रिडक्शन, यानी Cr बता रहा है कि कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये चाहे कोई भी सेल हो, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलर है। वैसे तो अंतर बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन सिमिलरिटी क्या है, तो यही सिमिलरिटी है कि दोनों सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कोई भी सेल हो, ठीक है ना, कोई भी सेल हो। तो बेटा चलिए कहानी क्या कह रहा है, ये तो जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर आयन कॉपर ग्रुप में यहां डिपॉजिट हो गया। अब जिंक जब आयन में कन्वर्ट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे बेटा, इधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर की तरफ। और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इधर होता है। बात समझ में आ रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर होगा। बात समझ में आई। तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे दिखाते हैं इसकी प्रोसेस। तो आपने देखा बेटा कि किस तरीके से वर्क करता है। साल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं बेटा, एक तो इसके न्यूट्रलिटी यानी उदासीनता को बनाए रखना सॉल्यूशन के अंदर, दूसरा काम होता है कि कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करना। जब तक आप साल्ट ब्रिज को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये आधा सेल कहलाएगा और ये भी आधा सेल कहलाएगा। एनोड कैथोड जब दोनों जुड़ेंगे तभी, ठीक है ना। तो ये मेन, और इसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि लिक्विड लिक्विड जो जंक्शन बन जाता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये वर्क है बेटा, फंक्शंस है जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिए हम लोग को शॉर्ट टाइम में इसको क्या है, एक या दो वीडियो में कंप्लीट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ठीक है ना। तो बोर्ड की एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। अब बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिंक कॉपर की अगर हम बात करें तो ये आता है 1.1 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा इसका कितना वोल्टेज होता है, 1.1 वोल्ट। अब कहानी देखिए, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बना देता है एक्सटर्नल पोटेंशियल। अगर हम बात करें, ई क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो कर रहा है। अगर एक्सटर्नल वाला बेटा 1.1 वोल्ट के बराबर है, 1.1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कहानी क्या आएगी, जब 1.1 वोल्ट के बराबर होगा तो एक तरीके से वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होने पर क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि 1.1 वोल्ट इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर से भी दे दिया गया, ठीक है ना। तो किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा बेटा तो नो फ्लो ऑफ करंट, करंट भी फ्लो नहीं करेगा। और जब नहीं होगा तो न कोई डिपॉजिट होगा न कोई लिबरेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बनाया गया है। दूसरा पॉइंट अगर ये कह दिया जाए कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर है 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाए तो क्या होगा बेटा, इसकी क्षमता कितनी, 1.1 वोल्ट। हमने बाहर से कितना दे दिया बेटा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक अपोजिट वर्क करना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे कंडीशन में बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर करेगा आप, कॉपर टू जिंक, अपोजिट इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करना शुरू कर देगा। बेटा करंट किधर करेगा फ्लो ऑफ करंट किधर होगा, बोलो, फ्लो ऑफ करंट किधर होगा, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, जिंक टू कॉपर। बड़े ध्यान समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि कौन लिबरेट करेगा कौन डिपॉजिट होगा, ये भी पूछ दिया जा सकता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये खा पी करके मोटा हो जा रहा था ना, है ना। अब क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा तो ये क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आना शुरू कर देगा। तो बेचारा दुबला पतला हो जाएगा। जैसे आदमी कमाता है, जो बैठ के खाता है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, वही कंडीशन। बेटा अभी क्या करेगा, ये दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा और ये क्या करेगा बेटा, मोटा हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास जब जाएगा तो जो जिंक आयन होंगे सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट के, वो भी डिपॉजिट होने शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन, इफ ई एक्सटर्नल, बेटा ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट हो जाए तो क्या होगा? 1.1 वोल्ट से कम हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा कम अगर रहेगा तो 1.1 वोल्ट इसका ज्यादा है, तो क्या करेगा? नेचुरल जैसे वर्क करता है वैसे ही करेगा। यानी यू कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज जिंक टू कॉपर। ठीक है ना। फ्लो ऑफ करेंट किधर होगा बेटा? फ्लो ऑफ करेंट किधर होगा? कॉपर टू जिंक। अब कौन मोटा होगा कौन पतला होगा? सोचो कौन मोटा होगा? तो बेटा अब वही कहानी आ गई, ये बेचारा दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा। और ये क्या करेगा बेटा? इसके जो क्यूप्रिक आयन है कॉपर सल्फेट के क्यूप्रिक आयन, वो इलेक्ट्रॉन पाएंगे और क्या करेंगे? बल्ले बल्ले होकर बेटा यहाँ कलेक्ट होना शुरू कर देंगे, यानी कॉपर डिपॉजिट होगा, जिंक लिबरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 कंडीशन है बेटा, 3 कंडीशन है। यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब इसी सीक्वेंस में देखिए हम एक फ्लो चार्ट बना करके हल्का सा स्लाइडली देखते चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप पढ़ चुके हैं और रिवीजन के तौर पर हम लोग करेंगे इसको। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन, देखिए पेन कॉपी रखे रहो बेटा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल उसको राइट करते चलिए। देखिए सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको ट्रिक बता दूं। लोन, लोन मतलब एल से लेफ्ट, एल से क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, और एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। यानी कहने का सेंस हो जाता है बेटा कि लेफ्ट साइड में एनोड होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। बात समझ में आई? तो बेटा अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहां पर जिंक रॉड, जिंक रॉड कहां जा रहा है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहां पर हम लिख देंगे जिंक सॉलिड टू जिंक सल्फेट एक्वस। ठीक है ना। डबल लाइन दिखाएंगे जो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इधर जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट है बेटा, कॉपर सल्फेट का जो क्यूप्रिक आयन होता है वो डिपॉजिट कहाँ होता है? सॉलिड, कॉपर सॉलिड में जाकर के डिपॉजिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर इलेक्ट्रोड को बता रहा है, उसके सॉल्यूशन को बता रहा है, या जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन बता रहा है। ये बेटा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सॉल्ट ब्रिज। ओके। और इधर कौन हो गया बेटा? एनोड। इधर कौन होएगा? कौन होएगा? कैथोड। एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो क्या हो गया? लोन, लेफ्ट साइड में साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। अब राइट साइड में चलेंगे बेटा, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? उल्टा बोल दीजिए, राइट में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको आयनिक फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। आयनिक फॉर्म में अगर राइट करना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जिंक सॉलिड टू जिंक आयन एक्वस साल्ट ब्रिज। अब यहां पर क्या होगा? क्यूप्रिक आयन एक्वस में होगा टू कॉपर सॉलिड में भी, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। आयनिक के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर बालक एंड बालिकाओं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको बोलते बेटा इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान देना बेटा, ये क्या है बेटा? जैसे जब सपोज करो कि किसी मेटल की राड को हमने, मान लीजिए जिंक की राड को हमने रख दिया किसमें?
जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी जो राड लेंगे उसी का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसी के किसी साल्ट का। कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट कोई भी ले लीजिए। सिल्वर है तो सिल्वर की राड में बेटा सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, सिल्वर सल्फेट, जो भी हो, ठीक है ना। तो जब जिंक की राड को जब जिंक उसी के साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो यहाँ पर जिंक की राड, और इसमें भी तो जिंक आयन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी तो जिंक आयन देगा। तो एक तरीके से राड और उसके जो आयन है इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इसको कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोड एंड देयर आयन। बेटा जो मेटल है उसके और उसके आयंस जो प्रेजेंट कहां पर होंगे, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड फलाने, यानी फलाने मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फलाने जैसे लोग कहते हैं नाम किसी का बेटा, वैसे हमने कह दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि किसी भी राड और उसके साल्ट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी राड, मेटल की राड और उसके जो आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा ये टेम्परेचर से प्रभावित होगा बेटा। यूजुअली टेम्परेचर से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ मेटल। अब मेटल कैसा है, कितना इजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, उस पर डिपेंड करता है बेटा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट डिपेंड करता है बेटा कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन के हालांकि देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, यानी ये जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ये कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ऐसा क्यों होता होगा? तो बेटा आपको बता दें कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, है ना, तो उस सिचुएशन में मोबिलिटी जो होती है थोड़ी डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ाया, इसका मतलब क्या किया, सोल्यूट ज्यादा मिला दिया, और जब सोल्यूट मिला दिया तो उसको फ्लो करने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो जगह नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ये डिक्रीज करता है। तो ये सब अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है? इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, प्यार से बोलेंगे बेटा सेप, SEP। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कहानी वही है। यहां हमने कोई कंडीशन नहीं लिया कि कितना कंसंट्रेशन हो, कितना टेम्परेचर हो, कितना प्रेशर हो, कोई कंडीशन नहीं रखा बेटा। लेकिन अब अगर हम कंडीशन रख लें कि सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन हो, 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब कि पर लीटर जो वॉल्यूम है उसमें 1 मोल साल्ट के डिजॉल्व हो। जिंक सल्फेट के 1 मोलर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन तब होगा जब जिंक सल्फेट के 1 मोल को 1 लीटर वॉल्यूम में डिजॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? और टेम्परेचर बेटा कितना हो जाए, 298 केल्विन, ध्यान दीजिएगा 298 केल्विन। तो बेटा इस सिचुएशन में राड और उसके आयन के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी यहीं पर हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड देयर आयंस which is present in 1 molar solution at 298 Kelvin temperature is called standard electrode potential। बात समझ में आ रही है बेटा? 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोलर सॉल्यूशन में जब किसी मेटल की रॉड को डीप करते हैं
तो मेटल और उसके आयन के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना। इसको बेटा ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूजन समझ लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दो तरह के होंगे। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा बता दो ना कि जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आगे मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पता करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मेटल की रॉड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट करेगा बेटा, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे हो, तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लो मेटल कोई रॉड है, मेटल है कोई रॉड, ठीक है ना बेटा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। मान लीजिए इसमें से n इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, क्या हो गए, n इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहां बताइए कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन होगा। और समझ में आ रही है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आयंस और उसके जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके रिफरेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी बात ध्यान देना, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा ये कब होगा, ये तब होगा जब बेटा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट में मेटल की जो रॉड है उस पर रिडक्शन प्रोसेस हो। तो बेटा जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेटा वो क्या करता है, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां जब लूज करता बेटा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। यानी कहने का बहुत शॉर्ट में मैं बोलूं बेटा, तो अगर मेटल ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, तो हम कहेंगे उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जब रिडक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम पता करेंगे इसी की हेल्प से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी का एक और प्यारा सा नाम बेटा सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे सपोज करो कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर रहा बेटा, आपका जो सेल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो न कर पा रहा हो, तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी सेल एक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। तो बेटा आप कैसे पता करेंगे, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसके लिए फार्मूला एक प्यारा समय देता हूं। इसके लिए फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये बेटा ई कैथोड बोले तो किधर लिखते हो आप, राइट साइड, लोन बताया था ना, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन होगा, एनोड लिखा जाता है नेगेटिव होता है, समझे, यस। तो बेटा क्या होगा, यहां पर क्या करना है बेटा, ई अब कैथोड बोले तो किधर होगा, राइट माइनस ई लेफ्ट। एनी प्रॉब्लम, जो राइट वाली का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसमें से क्या करेंगे, लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा ये। एनी प्रॉब्लम। अब चलिए स्टैंडर्ड अगर पता करना होता तो स्टैंडर्ड भी पता कर लेंगे बेटा सेल का। तो ई नॉट सेल कैसे पता करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। बोलो है कि नहीं।
तो यही बेटा इससे हम पता करेंगे। सपोज करो कि जैसे कोई सेल दिया हुआ बेटा, ए है एनोड साइड में, ए कहाँ जा रहा है, ए आयन के फॉर्म में जा रहा है बेटा। कैथोड पर बी आयन किस फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, बी के रूप में हो रहा है। अब मान लो बेटा इसका दिया है 0.004 वोल्ट और इसका दिया है बेटा 1.00 वोल्ट। बताओ ई सेल कितना होगा। ये तो आपका एनोड पर है ना, वैसे भी ऑक्सीडेशन जहां देखने को मिले बेटा एनोड AOCR, और जहां रिडक्शन होगा आयन से बेटा, पॉजिटिव आयन से न्यूट्रल हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ध्यान देना, उसको हम लोग बोलते बेटा कैथोड। तो बताओ कैसे पता करोगे, यहाँ पर ईमानदारी से बोलना, बेईमानी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। तो क्या होगा, ई राइट कितना है बेटा 1.00 माइनस 0.004। बेटा इसको कैलकुलेट कर दोगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 है 9 9 9 इतना वोल्ट। देख लेना गड़बड़ होगा तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो बेटा इतना वोल्ट हो जाएगा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। बात समझ में आई। और एक चीज ध्यान देना, जब हम लोग बेटा नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है। हम लोग को ज्यादा आवश्यकता किसकी होगी, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमेशा रिडक्शन। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। बेटा अगर पॉजिटिव आयन है ना, रिडक्शन जब भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन टू मेटल, आयन टू मेटल अगर दिया है तो वही वैल्यू ले लो, वही वैल्यू लो, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा आगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए M2Mn पॉजिटिव के फॉर्म में दे रहा है तो ये वैल्यू मत लो बेटा। अब कहेंगे अगर उस वैल्यू को दे ही दिया तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1.8 दे दिया तो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। आप किस फॉर्म में चलोगे, M पॉजिटिव टू M। करना क्या, कुछ नहीं। जब बेटा मेटल टू मेटल आयन में था तो 1.8, और मेटल आयन टू मेटल चलेगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, -1.8 कर दो, हो जाएगा काम खत्म। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर बालक एंड बालिका, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा, नॉर्मल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करता है। इसको हम लोग बोलते हैं SHE शॉर्ट में, और नॉर्मल के फॉर्म में क्या हो जाएगा NHE, CR नहीं, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, इससे हम क्या पता करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि जो किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैसे पता करो बेटा। उसके लिए क्या करते हैं, सेल की अगर हम बात करेंगे तो दो अलग अलग हाफ सेल होंगे, एक कैथोड होगा, दूसरे में एनोड होगा, साल्ट ब्रिज जुड़ा होगा, तमाम तामझाम आपने देखा बेटा गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना। अब सोचो कि यहाँ क्या कहानी आ रही है, पता कैसे करते हैं। तो सबका बेटा, सबका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही पता किया गया है। एक खुद इलेक्ट्रोड जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, और दूसरा जिसका पता करना होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर किया गया है, तो बेटा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया गया है 0.00 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका कितना होता है 0.00 वोल्ट। अब बेटा देखो, क्या हाइड्रोजन का कभी इलेक्ट्रोड हो पाएगा क्या, गैस है और गैस का इलेक्ट्रोड बन जाए बेटा, सॉलिड होता तब तो इलेक्ट्रोड रॉड बनाए जा सकते थे, लेकिन गैस का पॉसिबल है क्या, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अच्छा गैस को रखोगे फुर्र से उड़ जाएगी, और जब गैस रहेगी ही नहीं तो इलेक्ट्रोड कहां से रहेगा, कहानी टाटा फिश है ना। तो बेटा करना क्या है, इसके लिए जुगाड़ करते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी। इंडियन टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं जुगाड़ व्यवस्था किया जाता है, यहाँ पर भी जुगाड़ करेंगे। करेंगे क्या, देखिए एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, और ये प्लेटिनम फाइनली प्लेटिनम प्लेटिनेटेड, एक यहाँ पर प्लेट लगी होती है प्लेटिनम 5, ठीक है ना। इस पर करते क्या है, क्यों प्लेटिनम लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम का एक स्वभाव होता है बेटा कि इसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस तेजी से एडजॉर्ब होती है, यानी उसके सरफेस पर कलेक्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो बेटा देखिए करते क्या है, ग्लास के ट्यूब में प्लेटिनम का वायर है, यहाँ प्लेटिनम का फॉइल लगा होता है, चादर एक,
यहां से हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराएंगे। जब हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इस पर आकर के चिपक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, चिपक जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। ठीक है ना बेटा, जब एडजॉर्ब हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होंगे वो गैस के रूप में बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वो यहां से बाहर हो जाएंगे। अब बताओ कि जब प्लेटिनम के चारों तरफ बेटा हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो खुद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। कैसे? जैसे सपोज करो कि ये तार है, ये तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही, इसमें भी आ रही बेटा, ठीक है ना, लेकिन इस तार के ऊपर मैंने प्लास्टिक का कवर लगा दिया, तो क्या करंट मेरे कांटेक्ट में आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वायर है ना, बाहर तो है नहीं। बाहर जो होगा वही काम करेगा। मान लो अंदर प्लास्टिक कोटेड हो, प्लास्टिक का हो, ऊपर कायर का मतलब कापर की बाइंडिंग कर दी जाए, ठीक है ना, कापर वायर की बाइंडिंग की गई है, तब टच करो बेटा तो बता देगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना। ध्यान देना, वही कंडीशन है। जब इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी तो खुद प्लेटिनम नहीं रह गया, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगा। अच्छा, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो आयन प्रेजेंस होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, 1 मोलर HCl लेते हैं बेटा, 1 मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन, ताकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रह सके, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्योंकि आप पढ़े हो मेटल और उसके आयन के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, उसी कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोलर HCl को लेते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक तो इलेक्ट्रोड एक खुद हो जाएगा, दूसरा जिस मेटल का पता करना है बेटा उसका एक कंटेनर में लेकर के उसकी राड को उसी के साइड में डुबो देंगे। जैसे मान लीजिए हमें जिंक का पता करना हुआ तो जिंक की राड लेंगे, जिंक सल्फेट को सॉल्यूशन में डीप करके बेटा यहीं से एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन जरूर रहेगा सब में, दूसरा जिसका पता करना है उसको लेते हैं। अब कहानी ये आती है कि जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी रिड्यूसिंग पावर बेटा ज्यादा होगी, है ना, जिसकी मोर रिड्यूसिंग होगी, दैट इज मोर रिड्यूसिंग होगी, दैट इज ऑलवेज एनोड की तरह बिहेव करेगा। और जिसकी लेस रिड्यूसिंग होगी बेटा, जिसकी लेस रिड्यूसिंग पावर होती है, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड बोले तो नेगेटिव एंड कैथोड बोले तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। गैल्वेनिक सेल बनाता है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला कोई एलिमेंट्स आ गया तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, कैथोड की तरह। और मान लो हाइड्रोजन से लेस रिड्यूसिंग पावर वाला आ गया तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो बेटा, एनोड पर हमने क्या कहा था, एनोड पर ऑलवेज कौन सी प्रोसेस होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा देखिए, H2 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, AOCR। अब कैथोड की तरह अगर हाइड्रोजन बिहेव किया, सपोज करिए कैथोड की तरह बिहेव किया, तो हाइड्रोजन आयन जो सॉल्यूशन में होगा बेटा, हाइड्रोजन आयन जो सॉल्यूशन में होगा वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन? जब इसका एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन होगा। अब बताओ कब, मैं पूछूं कि एनोड की तरह कब बिहेव करेगा, एनोड कब करेगा, जब मोर रिड्यूसिंग, यानी जब हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग पावर जो मेटल आप ले रहे हो या जो एलिमेंट्स ले रहे हो उससे अधिक अगर आ रहा है तो ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा, है ना। लेकिन जब इसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाए और जो आप दूसरा मेटल या नॉन मेटल जो भी लेना चाहते हैं उसका ज्यादा है बेटा, तो उसको क्या करते हैं, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो तरह के व्यवहार को शो करता है, एट कैथोड एंड एट एनोड। यही है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग इसी बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो इसकी हेल्प से बनाया गया है, तमाम मेटल नॉन मेटल को बेटा साल्ट ब्रिज से जोड़ करके
उनके इलेक्ट्रोपोटेंशियल को पता किया गया है।